हिंदी अधिकारी रहे तो हिंदी आदरणीय श्री अशोक पांडे अशोक जी से निवेदन है। माँ सरस्वती के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक गीत के माध्यम से माँ के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हे माता वीणा वाली, माँ तू सबकी रखवाली, मुझ पे उपकार ये कर दे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। माँ तू ममता का सागर, तूने ज्ञान के मोती बांटे, भक्तों पे कष्ट पड़ा तो वो कष्ट हमेशा काटे। माँ धन्य हुआ ये जीवन है, धन्य धरा के प्राणी, जब भी तेरा नाम पुकारूं, जब भी तेरा नाम पुकारूं, अमृत बरसाती वाणी, अर्जित मैं ज्ञान कर पाऊं, सुख दुख में तुझको ध्याऊं। माँ संकट हरने वाली, तू भक्तों की हितकारी, जो आया तेरे दर पे लौटा न कभी वो खाली। हे ज्ञान की देवी माता, चौखट पे धरूं मैं माथा। और अंतिम पंक्तियों में माँ से निवेदन करती हूँ। मैं लेखनी का वर पाऊं, माँ गुण तेरे मैं गाऊं, मुझ पे उपकार ये कर दे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। माँ संकट मेरे हर ले, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। बहुत 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 सुंदर। आगे ही
राजेश जी आप आगे आ जाइए। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर उषा जी का सम्मान, और मंजू जी आप आ जाइए। अरे आप हाँ, और क्या नाम, रमन जी से निवेदन है कि वे भी आ जाए। आप देखिए माला दीदी। वरीण अतिथि डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी का अभिनंदन। इधर ही करतल ध्वनि से हमारे सभी मंच अतिथियों का अभिनंदन सुना। आराम से थोड़ा आगे करते हैं। वरीण अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी का अभिनंदन। इसी क्रम में वरीण अतिथि आदरणीय श्री अशोक पांडे अशोक जी का अभिनंदन। उधर साइड से दी। आदरणीय वरीण अतिथि आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी का अभिनंदन। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का अभिनंदन। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी का अभिनंदन। अब समय है जिन्होंने सबका अभिनंदन किया, संस्था उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी अध्यक्ष विजी गोस्वामी जी से निवेदन है कि रमा जी भी आ जाए साथ में।
अरे खड़े हो जाइए, बीच में आ जाइए, बीच में आ जाइए, नीचे आ जाइए। संस्था की ओर से करतल ध्वनि से लोकार्पण समारोह। द्वितीय कृति निबंध संग्रह प्रकृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे कृति का लोकार्पण करने की कृपा करें और करतल ध्वनि से लोकार्पित कृति का अभिनंदन। आपकी तृतीय कृति काव्य संग्रह त्रिवेणी की कुंडलियां। यह बहुत बड़ी बात होती है, एक वर्ष के अंदर 4-4 कृतियां लिखना और उसके साथ साथ उसका लोकार्पण भी। और चतुर्थ कृति भोला बचपन। देवेश जी आप ले लीजिए।
अब एक बार चारों कृतियां जो अगर दोनों हाथों में आ जाए, दो दो करके, चतुर्भुजी होना चाहिए। तुम लोग एक एक ले लो। खेलता होगा वो कर लेगा। चलिए, बहुत बहुत लंबा मंजूर है। खेल लेता होगा वो कर लेगा। असली लोकार्पण तो अब हुआ है। लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन इसलिए क्योंकि अगर बाराती ना हो तो बारात अधूरी रहती है। और अभी जैसा योगेश भैया ने कहा कि आदरणीय मनीष जी के लिए कि आपका भी स्वागत, तो हम कहते हैं कि आपका भी स्वागत नहीं, आपका ही स्वागत। बिना दूल्हे के भी बारात अधूरी रहती है। तो और मंचस्थ अतिथियों का आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी, जो कि आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा मैम, पूर्व अध्यक्ष भाषा विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी स्नेह संस्था को और हम सभी को अक्सर मिलता है, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे वरेण्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय सर का भी स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन संस्था को और हम सभी लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उद्बोधनों के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, जो कि बहुत ही अच्छे छंदकार हैं, ब्रज कुमदेश पत्रिका के संपादक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे बीच में उपस्थित, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी, संपादक चेतना स्त्रोत पत्रिका, आपका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। हमारे मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं और महामंत्री प्रतिष्ठा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद लखनऊ, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी, वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि ओज तेज के बहुत ही अच्छे कवि हैं, विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छे मंच संचालक हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और पुनः मैं बधाई देता हूं आदरणीय डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी को, जिनकी आज इतनी तालियां तो एक किताब में बजती हैं। 4 किताबों का लोकार्पण हुआ है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कम से कम लिखने वाले को भी ये लगे कि अब 4 नहीं 40 लिखनी चाहिए। और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और जैसा कि मंच के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि अभी किसी ने मुझसे ये कहा कि आप लोग मंच पर यही एक पैनल बना रखा है, तो हमने कहा कि भाई पैनल बना रखा है, जब हमारे 33 कोटि पूरे हो जाएं तब तो हम आगे जाएं। अगर कभी आगे बढ़ते हैं तो उसी 33 कोटि देवी देवताओं को हम 33 करोड़ मान लेते हैं। तो पहले हम इनकी आराधना, पूजन, अर्चन, वंदन कर लें, उसके बाद कुछ सोचा जाए आगे का। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके से संस्था को और हम सभी को प्रदान करते रहें, हम सभी का मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि हम और अच्छे कार्यक्रम करने का प्रयास करें और रचनाकार और अच्छा लिखने का प्रयास करें, उनकी और भी कृतियां आए। आदरणीय दुबे जी को पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश भाई। और एक बार पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन। जो प्रेम इसने हमें प्राप्त होता है आदरणीय
देख रहा हूँ देवकी नंदन साल जी आए हैं और पीछे बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आगे आ जाइए। और मैं एक माला नवसृजन संस्था के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर योगेश जी को भी मेरा निवेदन है आदरणीय मनीष सर से कि वो माला पहनाकर डॉक्टर योगेश जी का भी स्वागत करें। बहुत बहुत आभार। मैं जिनकी कृतियों का लोकार्पण हो रहा है की कृति है, उसमें उन्होंने सांगोपांग विवेचन किए हैं। त्रिवेणी की कुंडलियां, उनकी अद्भुत रचनाएं, कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात अनेक आयामों में कही है। और भोला बचपन, अब देखिए कि अलग अलग विधाएं अलग अलग दृष्टियों से लिखी गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन परिचय वाचन के लिए मैं आदरणीय श्री अनिल किशोर शुक्ल लीडर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करें। मैं मंच को नमन कर रहा हूँ। सभागार में आए हैं सभी विद्याजनों का वंदन स्वागत है। मैं वरिष्ठ कवि श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी का संक्षिप्त जीवन परिचय का वाचन कर रहा हूँ। श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष का जन्म 1 फरवरी 1955 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीएससी किया और एलएलबी भी किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने वानिकी एवं संबंधित विषयों में 2 वर्षीय तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक वानिकी में शोध प्रबंध भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वन विभाग में 34 वर्षों की राजकीय सेवा के बाद वर्ष 2015 में यह भारतीय वन सेवा से वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। मनीष जी एक ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिनका सृजन विषय वैविध्य एवं विधा वैविध्य से आच्छादित है। इनकी अब तक हिंदी की 28 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 16 गद्य कृतियां तथा 12 पद्य कृतियां हैं। गद्य कृतियों में 8 निबंध संग्रह, अनमोल धरोहर, वसुधावरण, प्रकृति संस्कृत व समन्वय, मानव मन की सीमा रेखा, समाज संस्कार और साहित्य, भारत भारतीय संस्कृत और उसकी अनमोल धरोहर, हिंदी भाषा और साहित्य, प्रकृति पर्यावरण वन्यजीव, 5 कहानी संग्रह, पुतले, यथार्थ, आहूत, दर्शन, त्रिवेणी तथा कानन, 2 उपन्यास, चयन मोक्ष और 1 नाटक संग्रह गरीबों की तलाश सम्मिलित है। पद कृतियों में 4 कविता संग्रह, आशाओं का अटूट बंधन, सुषमा, हृदयांकुर, जीवन, 3 दोहा संग्रह, दोहांजल, मनीष सत्साई, त्रिवेणी हिंदी दोहा सहज, 2 गीत संग्रह, जीवन जितना सहज योग्य और कवि उर नित उर्वर होता है, 1 बाल गीत संग्रह, भोला बचपन, 1 कुंडलियां संग्रह, त्रिवेणी की कुंडलियां और 1 काव्य नाट्य का संकल्प सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त इनकी अंग्रेजी की भी 7 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 2 काव्य संग्रह, 1 निबंध संग्रह और 1 तकनीकी पुस्तक शामिल है। इनको अब तक 300 से भी अधिक साहित्यिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इन सम्मानों में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की उनकी कहानी संग्रह, यथार्थ हेतु वर्ष 2008 अमृतलाल नागर सम्मान पुरस्कार, धनराशि 51,000 तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का इनके दोहा संग्रह, मनीष सत्साई हेतु वर्ष 2014 नामित कबीर पुरस्कार धनराशि 50,000 प्रमुख है। इनका यात्रा वृत्तांत संग्रह, सरल सत्य की अद्भुत सुषमा, गजल संग्रह, दिल सूफियाना हो गया, दोहा संग्रह, त्रिवेणी सत्साई, गीत संग्रह, मेरा मन, यायावार जैसा तथा व्यंग लेख, लघु निबंध संग्रह जुगाड़ प्रकाशन तैयार है। मैं श्री प्रसाद दुबे जी की उन्नत की कामना करता हूँ। बहुत सुंदर संक्षिप्त परिचय अनिल किशोर शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत। एक पत्रकार महोदय चाह रहे हैं कि एक बार फिर लोकार्पित कृति का जो है चित्र ले लिया जाए, तो पत्रकार
जो भी चित्र लेना चाहते हैं आ जाएं और एक चित्र ले लें। हाँ, एक बार खड़े हो जाइए मंच पर। रमा जी आप भी आ जाइए। जो भी पत्रकार बंधु और चित्र लेना चाहते हैं नरेंद्र भूषण जी आ गए हैं, आनंद सिंह जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। जिनकी कृतियों का लोकार्पण हुआ है, आदरणीय श्रद्धेय श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी, उनसे निवेदन है कि वे अपनी बात रखें और अपनी कृति जो है त्रिवेणी की कुंडलियां से 2-3 कुंडलियां प्रस्तुत करें और भोला बचपन से भी 1-2 छंद जो भी प्रस्तुत करना चाहे प्रस्तुत करें और अपनी बात कहने की कृपा करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, फिर मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे मंचस्थ अतिथियों की एक बहुत बड़ी खूबी है। सभी मंचस्थ अतिथि बहुत समृद्ध, बहुत शब्दों के धनी हैं और इनमें एक बहुत बड़ी कला है और वो कला है गागर में सागर भर देने की। ऐसा समृद्ध मंच बहुत कम देखने को मिलता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी बात अपनी समय सीमा के अंतर्गत रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस सभा के आदरणीय अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वीडी गोस्वामी जी, आज की मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, भारत के योजना आयोग के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, लखनऊ के अनन्य छंदकार श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, चेतना स्रोत जैसी, आज के जमाने में जब छंद से लोग दूर भागते हैं तो चेतना स्रोत जैसी छंदबद्ध पत्रिका के सुधी संपादक श्री गोपाल कृष्ण मृदुल जी, डॉक्टर पथिक जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी, और सबको प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित ये जो आभा मंडल अनन्य साहित्यकारों का मेरे समक्ष विद्यमान है, जिनके कारण साहित्यकार के मन में प्रेरणा के दीप प्रज्वलित होते हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और एक योग है, पिछले 2-3 वर्षों से संचालक महोदय कहते थे कि मेरी 3 कृतियां नाम स्वरूप प्रकाशित होती, हर वर्ष आ रही हैं, लोकार्पित होती हैं। इस वर्ष 4 का योग बना और ये चारों कृतियां जो है ये मेरे गत 10 वर्षों के साहित्य सेवा का प्रतिफल है। और सबसे सर्वप्रथम मैं दोनों निबंध संग्रहों के बारे में बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा और साहित्य, इसमें 10 निबंध हैं और हर निबंध इसका अपने आप में निबंध अनन्य है। ये विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे भाषा और कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। जैसे हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य में मिथक या हिंदी में अभिरुचि बढ़ाने के उपाय, और एक इन सब में लीक से हटके है कि हिंदी
में प्रेम कलाकारों ने क्या कहा, उनमें कबीर से लेके बाद में सब आधुनिक युग तक का सबका मंथन है। तो एक मेरी दृष्टि है, तो एक उस सब का 10 निबंधों का वो एक संकलन है। और दूसरा निबंध संग्रह मेरा प्रकृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, इसमें 17 निबंध हैं। और इनमें वन और प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसमें आज के जागरूक समाज में हम सबका, प्रत्येक भारतीय नागरिक का, प्रत्येक वैश्विक मनुष्य का जो है दायित्व है कि उसको जाने, क्योंकि इसके बिना हम आजकल नारे सुनते हैं, सेव द अर्थ, पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी बचाओ। केवल नारा लगाने से नहीं बचने वाला है। जब आप उन चीजों को समझेंगे तभी आप जो है वो आप उसको अपने कर्म में समाहित कर सकते हैं, अपने विचार में समाहित कर सकते हैं। ये दोनों तो निबंध कृतियों की बात हो गई। काव्य कृतियां सरल होती हैं इसके अपेक्षा में, क्योंकि निबंध कृतियों का आप अंश भी नहीं यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भोला बचपन, जो मेरा बाल गीत संग्रह है, ये मेरी विधा नहीं थी 2013 तक, लेकिन मैं आज प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ श्री गोलोकवासी श्री विनोद चंद पांडे जी का, कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने बताया नहीं आप लिख सकते हैं बाल गीत। तो मैंने पहला बाल गीत अपना 2013 में लिखा। उसके बाद चलते चलते सिलसिला जब जो है 60-70 हो गया, तो मैंने सबसे जो अच्छे लगे मुझे 60, वही भोला बचपन का एक स्वरूप है। तो पहले मैं भोला बचपन के कुछ आपके अंश जो है गान के प्रस्तुत करता हूं। बिल्ली रानी बड़ी सयानी, बिल्ली रानी बड़ी सयानी, सुनकर इसकी म्याऊं म्याऊं, चूहे करते जाऊं जाऊं, शीशे सी आंखें चमकाती, कभी कभी गुस्सा दिखलाती, करती रहती है मनमानी, बिल्ली रानी बड़ी सयानी, बिल्ली रानी बड़ी सयानी। थोड़ा अंश प्रस्तुत करूंगा, समय सीमित है। आओ आओ बरखा रानी, ये शीर्षक है गीत का। आओ आओ बरखा रानी, प्यासी धरती मांगे पानी, आओ आओ बरखा रानी, आसमान पर बादल छाएं, उमड़ घुमड़ कर शोर मचाएं, गरज गरज कर कहें कहानी, आओ आओ बरखा रानी। हरा भरा संसार बनाओ, हरा भरा संसार बनाओ, पशु पक्षी की प्यास बुझाओ, बिजली भी तो है चमकानी, आओ आओ बरखा रानी, आओ आओ बरखा रानी। एक और का अंश प्रस्तुत करूंगा। नीम वृक्ष में होती है औषधियों की माल, तबला ढोलक बनती रहती लकड़ी बीजा साल, तबला ढोलक बनती रहती लकड़ी बीजा साल। वन वृक्षों के परिवेशों में महकी महकी पौन, वृक्षों की जीवन लीला का नमन करो हो मौन, वृक्षों की जीवन लीला का नमन करो हो मौन। एक और का अंश प्रस्तुत है। शीर्षक है फूलों का संसार सुहाना। उसका अंतिम अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। फूल फूल जीवन पहचानो, शूलों से लड़ने को ठानो, पुष्पों के गुण गाते जाना, फूलों का संसार सुहाना, फूलों का संसार सुहाना। एक इसमें अच्छा, अब इसका हो चुका। अब इसका कुंडलियों पे आते हैं, क्योंकि कुंडलियां संग्रह में मेरा 10 वर्ष का वो कहिए कि जो है मतलब हो चुकी एक ऐसी विधा है कि जिसमें सब जो सर्जक हैं यहाँ पे सभी लोग बहुत वरिष्ठ बैठे हुए हैं। दोहा छंद और रोला छंद दोनों के ये कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये इसमें इस संग्रह में कुल 360 कुंडलिया छंद हैं हमारे, तो उसमें से कुछ प्रतीक मैं जो है मतलब पढ़ूंगा सबके सामने। खोलो
मन के द्वार को, खोलो मन के द्वार को, कहते ज्ञानी संत, सदाचार की भावना विकसित करो अनंत, विकसित करो अनंत, सुखद सब लोक बनाओ, सज्जन का सम्मान राह में करते जाओ, कहे त्रिवेणी प्राण प्रेम की बोली बोलो, त्याग व्यर्थ अभिमान मनुज अंतर मन खोलो, त्याग व्यर्थ अभिमान मनुज अंतर मन खोलो। अब एक और खोलो पे है, खोलो द्वार विकास का, अभिनव चिंतन संग, मौलिक मंथन की छटा करे हृदय को दंग, करे हृदय को दंग संपदा मंगलकारी, सज्जन मन संकल्प नित्य जन जन आभारी, सद्भावों के संग सुधा जीवन में घोलो, करने को उत्कर्ष मनुज अंतर मन खोलो, करने को उत्कर्ष मनुज अंतर मन खोलो। एक शंका पर है, शंका का उपचार है सतत सजग संवाद, दुष्कर होता है मिलन शंकाओं के बाद, शंकाओं के बाद बने संबंध दिखावा, बढ़ता रहे विवाद रूप हर लगे छलावा, चलिए बिसर गया उसको छोड़िए जो है। तो अंतिम है, सावन वर्षा की छटा होती है अनमोल, चंचल चपला की चमक श्यामल बादल बोल, श्यामल बादल बोल सभी सारस मगमाते, दूर विजन में मोर मनोहर नृत्य दिखाते, दूर विजन में मोर मनोहर नृत्य दिखाते, प्राण प्राण का रूप लगे प्रेरक मन भावन, नवजीवन आभास कराए दर्शन सावन, नवजीवन आभास कराए दर्शन सावन। मैं बहुत अभिभूत हूं, मैं सभी को बहुत बहुत कुंडलिया संग्रह पे मेरे 4 वरिष्ठ साहित्यकारों ने, आदरणीय प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी ने उसको आशीर्वाद दिया है, डॉक्टर सत्यप्रकाश द्विवेदी जी ने आशीर्वाद दिया है, और मृदुल जी ने बहुत विस्तार से लिखा है उसमें जो है। तो मैं आप सबका बहुत ही मतलब कि धन्यवाद देता हूं, और आप सब प्रेरणा के स्रोत हैं मेरे सामने जितने बैठे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थिति को देख के भी मुझे जो है बहुत ही गौरव का आभास हो रहा है, और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके आशीषों से निरंतर मेरी लेखनी चलती रहे, यही मैं आप सबसे जो है यहाँ पे मतलब वो आशीर्वाद आपका मांगता हूँ, शुभकामनाएं मांगता हूँ। मिलन जी को मैं व्यक्तिगत कह भी नहीं पाया, लेकिन जो है खाली उनको पोस्ट कर दिया, लेकिन आप देखिए इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेकिन मैं उनसे बोली कह भी नहीं पाया था, लेकिन आप सब यहाँ उपस्थित हो गए। सबसे पहले आए तो वही बैठे हुए थे यहाँ पे जो मुझसे पहले गए। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, और मैं डॉक्टर योगेश गुप्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो ऐसा अच्छा आयोजन करते हैं, उनके सभी संचालक मंडल को बहुत बहुत आभार देता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यूं तो क्रम पहले कृतियों पे मुख्य वक्ता को अपना उद्बोधन करना था, परंतु कभी कभी कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो है क्रम को परिवर्तित करना पड़ता है। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी को किसी विशेष कार्य हेतु आज जाना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो किसी कार्यक्रम को हमारे बीच में छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, मेरे ख्याल से मैं पिछले 15 सालों से वर्षों से उनके साथ हूँ, कि कभी ऐसा हुआ हो कि वो सबसे अंत में जाते थे, लेकिन उन्हें जाना है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। ये जो आज आ रहे हैं ये बड़ा सुखद अवसर है
इनकी आज शादी की सालगिरह है। पूरे मंच की तरफ से और आप सब की तरफ से उनको और भाभी जी को पूरी बधाइयाँ, और ईश्वर करे कि हम लोग कौन बासठ हो गए, 63 यानी हम लोग 100 मनाएंगे, ऐसा मैं इस आशा के साथ आपको बधाइयाँ देता हूँ। हमारे सामने जितने साहित्यकार बैठे हुए हैं, मेरा अपना मानना है कि हमसे बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान है। विशेष रूप से चूंकि हम कानून विभाग से आए हैं, तो हमको साहित्य की उतनी पकड़ नहीं हो सकती है जितनी आप सबको होगी। फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि आपके काम के लिए हम सतत प्रयास करते रहें और कोई कमी न लगे आपको। ये हमारा अपना अनुभव रहा है और हमारा प्रयास भी रहा है। हमारे सामने जितने सब लोग बैठे हैं, हम सब उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से सबके नाम लेना उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस साहित्यकार की चार कृतियां एक साथ लोकार्पित हो रही हों, वो कितना विद्वान होगा, कितना संवेदनशील होगा, ये सब बात आप अपने मन में सोच सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी भारी बात यह है कि हमको जाने का कारण जो बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली 1962 में 7 जुलाई को हमारा विवाह लखनऊ में ही हुआ था, और पहले हम एक थे फिर 2 हो गए। पहले हम एक थे फिर 2 हो गए, फिर धीरे धीरे करके 2 से फिर 1 हो गए। ये बात बड़ी गहरी है, और आप जब विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे राज क्या है। हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक काम किया है, और ऐसा कोई पद नहीं था जिस पे हमने काम न किया हो। लेकिन हमको गृहस्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हमारी पत्नी ने सारा कुछ अपने जिम्मे ले रखा था। हमको क्या पहनना है, हमको क्या खाना है, हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये सारी बातें उन्हीं के माध्यम से तय हो जाती है। ये बात आप कह सकते हैं कि बीवी के गुलाम थे। ये सोचा जा सकता है कि कोई कहेगा कि बीवी के गुलाम तो जो उन्होंने कहा था जाए, लेकिन ये बात नहीं थी। ये बात नहीं थी, क्योंकि जब सारा हमने उन्हीं को सौंप रखा था तो गुलामी का प्रश्न ही नहीं उठता है। गुलामी तब तक हो सकती है जब 2 हों। अगर 2 होंगे तो 1 गुलाम हो सकता है, लेकिन जब 2 एक हो गए तो गुलाम कौन होगा? ये बात महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ अब देखिए, 62 वर्ष का समय बहुत हुआ। किसी व्यक्ति की जिंदगी ही 62 साल नहीं चलती, और हमारे 62 साल दूसरी तरह के हैं, तो ये बात अलग है। आप सबका आशीर्वाद हमको रहेगा तो हो सकता है कि और आगे बढ़ता जाए। अब ये तो ईश्वर जान सकता है कि क्या सब होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी है वो सब आपके सामने ही होना है, और आपको सब हम लोग याद करते रहेंगे। मंच पर उषा जी जहाँ बैठी हूँ, विषय के सिलसिले में कोई बात उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता,
और हमको उनके रहते हुए जो वो बोलती हैं, जब हमको बाद में बोलना पड़ता था अध्यक्ष होने के नाते, तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाता था, हम क्या बोलें। लेकिन आज ये मौका पहला है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मौका पहला है। और हाशमी साहब का जवाब नहीं है। हाशमी साहब जहाँ बोलते हैं वहां पर किसी दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो और हमारे बीच में हरिशंकर जी हैं, हम लोग मित्रवत बहुत रहे हैं। और जब वो झुके हुए थे हमारे सामने नमन कर रहे थे, तो हमने बहुत रोका कि आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन वो नहीं माने। हम कमजोर हैं और वो भारी थे, तो हम रोके कैसे। तो ये बात इसलिए कठिन पड़ी, और जैसा वो चाहते थे वैसा कर सके। पथिक जी को आप सब लोग जानते ही हैं। उनके किताब का हमने कुछ समीक्षा लिखी है, वक्त आने पर आपको समझ के सामने रखी जाएगी। हमारे बीच में मधुर जी हैं, अशोक जी हैं, शिवमंगल जी हैं, दुबे जी तो हैं ही, और योगेश जी हैं, देवेश जी हैं। इतने ईश हैं कि संभालना मुश्किल है। अब थोड़ी सी बात विषय पर हो जाए तो हमने ये पाया है इनके साहित्य को पढ़कर कि बहुत गहरी गहराइयां हैं। इनके साहित्य में बहुत गहरी गहराइयां हैं, और इनके साहित्य में गगनचुंबी ऊंचाइयां हैं। और इसका संगम अगर आपको देखना हो, ऊंचाई का और गहराई का अगर संगम देखना हो, तो आपके साहित्य को पढ़ने से आपको आभास हो जाएगा। तो ये बड़ी भारी बात है कि किस तरह से उन्होंने इतनी गहरी बातें कही हैं। अगर आप इनकी कविता को पढ़ेंगे, किसी भी चीज को पढ़ेंगे, कुंडलिया को पढ़िए, आप इनके निर्जर वाला गीत है उसको पढ़िए, या कोई कहानी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आपको हर हालत में ये सोचना पड़ेगा कि कोई गहरी बातें कह रहे हैं। और भाषा इतनी प्रांजल है, इतनी सुंदर है कि आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा। तो इन बातों के साथ, चूंकि विषय बहुत ज्यादा है, तो हमने कुछ दोहे लिखे हैं। शायद आपको इनके चरित्र के बारे में, इनकी बातों के, इनके लिखने के बारे में पूरी बात इससे आपको समझ में आ जाएगी। हमने लिखा है इनके लिए, निश्चल मन कर्मठ बहुत, निश्चल मन कर्मठ बहुत, हंसमुख और उदार। आप सोचिए इनके बारे में तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। निश्चल मन कर्मठ बहुत, हंसमुख और उदार, कवि मनीष ऐसे मिले, कवि मनीष ऐसे मिले, सुखद मित्र दिलदार। सुखद मित्र दमदार या दिलदार, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो ये जो मित्रता इनके साथ करने वाली है, वो आपको लगेगा कि हमको बहुत सुखद कोई अवसर मिला है और इनके साथ बैठने में बड़ा आनंद आता है। तो ये बात हमने इसलिए ये इनके सिलसिले में लिखी है। और कैसा लिखा है इन्होंने, इसके बारे में दोहा है, गहरे जा मोती चुने, गहरे जा मोती चुने, ऊंची भरे उड़ान। गहरे जा मोती चुने, ऊंची भरे उड़ान, प्रांजल भाषा में रचे मौलिक ग्रंथ महान। इनकी कविता को, या कोई कविता या कोई भी शीर्षक या कोई किताब का नाम या जो कुछ इन्होंने लिखा है, वो आप ये नहीं कह सकते ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है। हमने इनकी बहुत सी ग्रंथ पढ़े हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हमको ऐसा नहीं लगा कि ये बात हमने कहीं और भी पढ़ी होगी। वो बात लगी कि बिल्कुल नई इन्होंने लिखी है। तो इसलिए हमने ये मौलिक जो ग्रंथ लिखे हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। ये दुबे जी का अपना
संसार है सृजन का, जो बहुत ही अलौकिक है, बड़ा अद्भुत है। फिर हमने लिखा है जनहित परहित राष्ट्रहित, जनहित परहित राष्ट्रहित जीवन के शुभ रंग, जनहित परहित राष्ट्रहित जीवन के शुभ रंग, जीवन को सुरभित करें अविरल भरे उमंग। इनकी कविता को पढ़कर, इनके साहित्य को अगर आप गाहन करेंगे तो आपको लगेगा कि उमंग में भरे हुए हैं। यानी आपको ऐसा नहीं लगता कि किताब रख दें, आप उसको पूरा पढ़ना चाहेंगे और उमंग भरी रहेगी, आप थकने नहीं पाएंगे किसी तरह से। चाहे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा करें, लेकिन आपको थकान नहीं आएगी। कई बार कुछ पढ़ने से लगता है कि हमारा मन थक गया है, अब किसी तरह से चलो चाय पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके गीतों को पढ़कर, इनकी कविताओं को पढ़कर, इनके निबंधों को पढ़कर सब कुछ ऐसा ही लगता है जैसा नया पढ़ रहे हैं और हमारी थकान बिल्कुल नहीं आती। फिर हमने कहा है, अभी चर्चा हो रही थी, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, कुंडलियाँ लिख दी हैं, दोहे लिख दिए हैं, कहानियां लिख दी हैं, और एक एक नहीं कई संख्या भी उनकी ज्यादा हो गई। कहानी संग्रह एक लिखना भाई साहब बड़ा कठिन है, और इनके 5 कहानी संग्रह है, तो कितनी ताकत रही होगी, कितना ज्ञान रहा होगा, कितना अनुभव रहा होगा, ये सारी बातें एक साथ जोड़िए तब कहीं आप एक कहानी संग्रह लिख पाएंगे। और इन्होंने 5 लिखे हैं तो कई गुने, हम तो समझते हैं कि हमसे 1000 गुने ज्यादा इनका ज्ञान है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। फिर हमने लिखा है बहुआयामी सृजन के साधक श्रेष्ठ मनीष, बहुआयामी सृजन के साधक श्रेष्ठ मनीष, मातु शारदी से मिला इन्हें सुयश आशीष। यानी जो कुछ ये लिखते हैं वो इतना अच्छा लिखते हैं कि इनको दुनिया के जितने लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, सब आशीष देना चाहते हैं, सब आशीर्वाद देना चाहते हैं। ऐसा इनको लगता है कि माता सरस्वती ने वरदान दे रखा है कि आपका सूरज फैलता जाएगा, खूब प्रकाशित होते जाएंगे, खूब आगे बढ़ते जाएंगे, इनकी उन्नति का कोई पारावार नहीं है, ऐसा कुछ हमको लगा, इसलिए हमने ये दोहा लिखा है। और आगे हमने बात लिखी है, सत्य शिवम सुंदर भरे भावों का साहित्य, सत्य शिवम सुंदर भरे भावों का साहित्य, नवरस का संगम अगम। नवरस का आप सब जानते हैं, नवरस होते हैं, तो नवरस का संगम अगम। अगम हमने इसलिए कहा है कि उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। जो संगम है, नवरस का जो संगम है, इनकी किताबों में, इनके साहित्य में जो मिलता है उसको समझना कठिन है कि श्रृंगार रस का है या ये कौन से रस का है, या हास्य रस का है, या कौन सा रस इसमें मिलता है। सब मिला जुला लगता है तो संगम लगता है। और हमने लिखा नवरस का संगम अगम उपनाता ललित। हमको लालच लगता है कि हम इसको पढ़ लें तभी आगे बढ़ें। इसके बाद हमने लिखा है, एक आखिरी है, गीत लिखे दोहे लिखे, गीत लिखे दोहे लिखे, लिखे निबंध विशेष, गीत लिखे दोहे लिखे, लिखे निबंध विशेष, भाषा शैली अति रुचिर, करती सुगम प्रबंध। ये जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, गीत लिखे दोहे लिखे, लिखे विशेष निबंध, भाषा शैली अति रुचिर, करती सुगम प्रबंध। यानी इनकी भाषा शैली ऐसी है कि जब जो लिख रहे होंगे उसके अनुरूप बदलती जाती। जैसे वातावरण की कोई बात लिख रहे हैं, पर्यावरण की कोई बात लिख रहे हैं, तो उसके शब्द अलग किस्म के होंगे। एक साहित्य इनके एक प्रबंध जो इन्होंने लिखा था, निबंध संग्रह, उसका हमने उसकी समीक्षा हमसे लिखाने के लिए बहुत कोशिश की थी। हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई
इतने बड़े विद्वान का कैसे लिखें, क्या लिखें, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस वजह से आसानी से हम किसी का लिखने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन जब कोई पीछे पड़ ही जाता है तो हमको कुछ लिखना पड़ता है। तो इनका एक निबंध वाला लिखा है। तो निबंध वाला जो हमने लिखा तो हमने उसमें लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध होते थे उसकी भाषा और इनकी भाषा हमको करीब करीब एक लगती। तो भाई ये नाराज हुए, इन्होंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमने कहा बड़ी बात है तो हो क्या जाएगी इसमें, ये तो है ही है। हमने कहा ये बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ये तथ्य लगता है। आपकी भाषा कोई मामूली भाषा नहीं है, ये उसी तरह की है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते थे। बहरहाल हमने कहा कि भैया आप जब छपवाना चाहें ये समीक्षा तो आप जैसा चाहें वैसा कर दीजिएगा। हमने तो जो ठीक समझा वो लिखा है। बहरहाल इस बात पे ये राजी हुए और फिर हमने देखा कि उन्होंने शायद कुछ बदला नहीं था, जो हम चाहते थे वही लिखा गया। ये सारी बातें एक साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो इनके साहित्य के बारे में बहुत कुछ आपको याददाश्त में आ जाएगी बात, और आप चाहेंगे कि इनको खूब आशीर्वाद दिया जाए, खूब इनके लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। वैसे भगवान का स्रोत माता सरस्वती के पास इनका सीधा सीधा स्रोत है। अगर सीधा सीधा समझ ना हो तो इतना सब कैसे लिख पाएगा कोई। जो माँ सरस्वती हैं, शारदे माता हैं, उनके साथ इनका कुछ संबंध विशेष है, और उस विशेष संबंध के नाते जो ये चाहते हैं वैसा वो बहला देती हैं। वैसे गंगा बह जाती है, वैसा सब कुछ लिख लेते हैं। तो ये आसान नहीं है, जो कुछ आप चाहते हैं वो उसी भाषा में लिख जाए, वो भाव पूरा उतर जाए उसी तरह से, ये आसान बात नहीं है। सब लोग बड़े बड़े हमारे सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं, हमको आज छुट्टी मिल रही है तो वैसे तो बहुत देर लगती थी। आज पहली बार हमने अपनी बात कही है और हमारे पास कुछ कहने के लिए था, वरना जहाँ हाशमी साहब बोल रहे हों, जहाँ उषा जी बोल रही हों, जहाँ मिश्र जी बोल रहे हों, जहाँ मृदुल जी बोल रहे हों, जहाँ पथिक जी बोल रहे हों, जहाँ पांडे जी बोल रहे हों, तो इनके सामने क्या कोई बोलेगा। हमारी सामर्थ्य के बाहर लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कहते ही। आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये बात अपने आप में है। क्या आप ठीक समझें तो ठीक है, नहीं ठीक समझें तो हमको क्षमा करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है बात। बस यही एक बात है, हमारे आपके संबंध इसी तरह से बने रहें। आप हमेशा सुनने के लिए यहाँ रहें और कार्यक्रम को अच्छा बनाते रहें, ये हमारी कामना आपसे है। और ईश्वर आपको खूब अच्छा दे, सुख संपत्ति दे और खूब विचार दे, साहित्यकार को साहित्य लिखने का की बड़ी भारी प्रेरणा दे और सामर्थ्य दे। यही हम सबको चाहिए और वही हम आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब आपको अर्जित देते रहें। इन शब्दों के साथ हम आपको वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करें और हमको आज की तारीख में यहाँ से मुक्त करने की कृपा करें। इतना ही है, बस। धन्यवाद। मैंने सुना था विद्या ददाति विनयम, और इस कल्पना को साकार करते हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से वंदन, अभिनंदन। ये जितने सरल हैं, सहज हैं, उसकी कोई तुलना नहीं। विद्वान
बहुत बड़े हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत विषयों पे किताबें लिखी हैं, लेकिन अहंकार रंच मात्र नहीं है। उनके उद्बोधन से आपको स्पष्ट हो गया होगा। और जो हमें आज प्रसन्नता है कि उन्हें पहले बोलने का मौका मिला। मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ऋषभ दुबे जी आए। आ जाइए अपने पिताजी की किताब की लोकार्पण है किताब, तो आप आकर के 2 शब्द तो बोले। आदरणीय ऋषभ दुबे जी, जो आपके पुत्र हैं। नमस्कार, प्रणाम सबको। पापा बचपन से कहते हैं मेरी हिंदी काफी दुर्बल है पर वो कहते ही रहेंगे, जितनी अच्छी उनकी है तो वो तो तीनों बच्चों को बचपन से सुनना ही पड़ता है। और हर साल मैं छुट्टी पे आता हूँ तो पापा 3 से 4 किताब नई लॉन्च कर देते हैं, तो उससे मजा आ जाता है। आ जाते हैं, सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, एक अच्छा माहौल बन जाता है। काफी अच्छी हम लोग की जनरेशन की भाषा में वाइब बन जाती है, बहुत अच्छी तो बहुत मजा आता है। जब मैं छोटा था तो पापा एक कविता, पापा ने तब बहुत ही सिंपल, वैसे आज भी सिंपल ही भाषा है, कठिन शब्द लगते हैं हमें, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, लेकिन तब भी सिंपल ही है। तो एक सिंपल भाषा में पापा ने कविता लिखी थी कि सामने ज्ञान का सागर था, मैं भरता अपनी गागर था, गागर में समाये नहीं सागर, ये जान सका न जीवन में। तो मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है आज क्योंकि सब मुझसे बड़े हैं, सब लोग काफी वरिष्ठ हैं, सब लोग काफी मतलब ज्ञान से भरे हैं। और हिंदी में तो मैंने बोला ही, पापा ने अपना जजमेंट दे दिया है मुझे, तो मैं तो हमेशा बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ जब भी आता हूँ। 4 नई किताब आ रही हैं, चारों अलग प्रकार की हैं। 2 तो एक अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर है यूक्योटो पब्लिशिंग, ये किसी ने शायद नोटिस नहीं किया, यूक्योटो पब्लिशिंग ने पब्लिश की हैं, कनाडा से पब्लिश होके आई हैं। और मतलब काफी अच्छा है कि इंटरनेशनल स्टेज पे हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, और एनआरआईज और जितने भी लोग हिंदी को सपोर्ट करते हैं काफी खरीद रहे हैं, ऑलरेडी खरीदना शुरू हो गए हैं। Amazon पे आ गई है, सारी हर वेबसाइट पे आ गई है। इसमें हम ही लोग थोड़ी सी सहायता कर देते हैं जितनी आती है ना। और पापा हमेशा आते हैं कंटेंट लेके, और सब भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार का कंटेंट लेके, निबंध भी है, कविताएं भी हैं, बाल गीत भी हैं, सब कुछ है। और बाल गीत का टाइटल का श्रेय मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि टाइटल मैंने ही पापा को सजेस्ट किया था कि भोला बचपन रखिए। पापा ने अपनी सारी कविताएं सुनाई तो मैंने बोला कि भोला बचपन से अच्छा एक स्मॉल ब्रीफ टाइटल कोई नहीं हो सकता। तो बस मैं और कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस पे कुछ असेसमेंट दे सकूं, कुछ अपना जजमेंट दे सकूं, या कुछ ज्ञान भी शेयर कर सकूं। बट लाइक ऑलवेज मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूं, है ना, कि पापा के साथ रहता हूं और उनसे सीखता रहता हूं, उनसे शब्द सीखता हूं। इंग्लिश भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो भी हम लोग को मतलब आज के जमाने में मतलब काफी दुखदायी बात है कि इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रोफेशनल दर्जा मिला है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट वो सच्चाई है। तो इंग्लिश भी सीखता हूँ, लेकिन साथ में हिंदी भी सीखने की संपूर्ण कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद भाई, और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो सबका धन्यवाद, और मुझे फिर से बुलाने के लिए धन्यवाद। ऋषभ जी ने उनके वक्तव्य से लग गया होगा कि वो भी एक लेखक है। ये बात अलग है कि वो हिंदी के लेखक नहीं है, वो अंग्रेजी में लिखते हैं। उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक बार ऋषभ भाई के लिए भी तालियां। अर्धांगिनी के बिना जीवन कैसे पूर्ण होता है, तो कार्यक्रम कैसे पूर्ण हो जाए। तो आदरणीय रमा दुबे जी से निवेदन है, अरे आइए आप 2 शब्द बोलिए।
हो जाए, आज उल्टा हो जाने दीजिए। आइए 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 आइए, जो होना है हो जाने दीजिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आप लोगों को भी। देखिए, मैं लेखिका कुछ नहीं, गृहिणी हूँ। मुझे कुछ ऐसा आता नहीं कि मैं बोलूँ, बस मैं बहुत खुश हूँ कि ये लिखते रहते हैं, मैं इनको देखती रहती हूँ। और कभी कभी बुलाते हैं, देखो 4 लाइन लिखी है, सुन लो। अब यहाँ से उड़ता है, भाषा इतनी कठिन है, लेकिन सुन लेती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या करूँ, यही सब जगह होता है। काश मैं भी लेखिका होती। कभी कभी सोचती हूँ मैं भी लिखती होती तो समझ पाती। इतने कठिन इनके शब्द होते हैं, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं सुनने में। कानों को बड़ा अच्छा लगता है जब सुनती हूँ। ये गाते भी हैं। मैं तो कुछ नहीं सकती, कहती हूँ बहुत अच्छा है। अब और क्या कहूँ, अच्छा ही है। इसी के सहारे चल रहा है, वरना बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं भी बिजी रहती हूँ। वरना तो जो कुछ नहीं करता, लगता पड़ता नहीं है, उसकी हालत उस औरत के पीछे क्या होती है। इस मामले में मैं बहुत सुखी हूँ, आप वहाँ और क्या कहूँ। मैंने कहा था ना कि मुझसे कुछ नहीं आता, हो जाता है। इसलिए आपको तो पता पड़ी हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैंने किसी भी लोकार्पण समारोह में इतना सुंदर वक्तव्य नहीं सुना। एक बार रमन जी के लिए भी तालियां हो जाए। मन की बात कही है आपने, और बड़े मन से कही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति जब मंच पे आता है तो वो झूठ बोल जाता है, लेकिन आपने सच कहा और बड़े मन से कहा। बहुत बहुत आभार आपका। अब हम चलते हैं, जिन कृतियों का लोकार्पण हुआ है, अपने मुख्य वक्ताओं के उद्बोधन की ओर। इस क्रम में सबसे पहले आपकी कृति आती है हिंदी भाषा और साहित्य। बहुत ही सुंदर कृति, और इतने अलग अलग डायमेंशन से आपने हिंदी साहित्य, भाषा साहित्य पे जब भी आप कोई कृति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारी कृतियां जो अगर आप उठा करके देखें, उनमें लगभग लिखने का ढंग एक जैसा मिलेगा। लेकिन ये कृति निश्चित रूप से ऐसी है जो एकदम अनूठे तरीके से लिखी, अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, अपने सलीके से लिखा गया है। मैं इस कृति के उद्बोधन के लिए, इस कृति पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूँ, वे आए। वे बहुत अच्छी लेखिका हैं और साथ साथ शिक्षक भी हैं। आए और अपनी बात कहें। एक बार करतल ध्वनि से इनका आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी सुधीजनों को, मनीषियों को प्रणाम, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं सब गुरु हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ सिखाया है। और आज मेरे गुरु साक्षात बैठे हुए हैं शंकर सर, तो उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। और अगर कुछ त्रुटियां हो तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज जो विषय है वो हमारे गुरु बैठे, उन्होंने जो पढ़ाया है उस पर मैं बोलने वाली हूँ, और उसके परिप्रेक्ष्य में एक निबंध की जो किताब है उसको साथ में लेकर। अभी चूंकि मनीष सर के बेटे ने जो बोला, तो जब मैं अनुक्रमणिका देख रही थी इस किताब की, तो सबसे पहले वैश्वीकरण और दूसरा है राजभाषा हिंदी का संक्रमण काल और भविष्य। तो उनके पुत्र के बोलने के बाद मुझे समझ में आया कि ये शीर्षक क्यों लिए गए होंगे। एक्चुअल में जब हम कोई चीज लेते हैं तो उसकी शुरुआत घर से होती है। तो जब बच्चे उन चीजों से संक्रमण होके नहीं सीख पा रहे हैं लेकिन सीखना चाह रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में कितना संक्रमण हो रहा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए जो चीज लिखी जाएगी वो बेहतर ही होगी। तो इस बात को नहीं बोलना था, लेकिन चूंकि ऋषभ जी ने जो बात बोली
जो इंग्लिश के शब्द आ रहे थे और समझ और सरलता की बात हो रही थी, वो कारण वही बना होगा इस निबंध लेखन में उन शीर्षकों के आने का। तो बहुत बहुत आभार देती हूँ सर को, क्योंकि आज के युवा की समस्या यही है। जितने भी बच्चे जो हम पढ़ाते हैं तो समस्या ये आती है कि बच्चे शब्दों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं और जो हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, तारतम्यता नहीं होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उन मुश्किलात को ध्यान में रखकर जिस किताब में जिस तरह से विश्व में हिंदी की रूपरेखा और भारत में जो हिंदी की रूपरेखा है उसको रख के जो सर ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं पहले उस पर आती हूँ। तुलसी बाबा ने एक लाइन लिखी है कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। तो जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ चीजें हमारे रूप सामने प्रमाण के रूप में होती हैं, उनको पढ़ के हम उसके बारे में समझ जाते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती है। तो ये किताब जो है वो हिंदी भाषा और जो साहित्य है अपना, इसमें 3 शब्द हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का निबंध संग्रह। नाम है त्रिवेणी। तो जो 3 वेणियों का संगम बनता है, जो त्रिवेणी शब्द है, वो हिंदी की भाषा को लिया गया, साहित्य को लिया गया और निबंध को लिखा गया, और उसको जोड़ के जो 10 निबंध रखे गए वो कहीं ना कहीं मनीष को उद्बोधित करता है। आप कहेंगे कैसे? मना धन ईश, जो मन का ईश हो अर्थात दिमाग का आदमी, और वही निबंध को लिख सकता है, क्योंकि निबंध के लिए आपके अंदर उन चीजों का ज्ञान होना सबसे जरूरी है कि आप कैसे शीर्षक बनाते हैं, प्रस्तावना कैसे रखते हैं, विषय वस्तु क्या है, तर्क संगतता क्या है, भाषा और शैली क्या है, उदाहरण और उद्धरण कहाँ से लिए गए हैं, साथ ही साथ समस्या और समाधान है कि नहीं, विश्लेषण है कि नहीं, और उसका संक्षेपण है कि नहीं, और निष्कर्ष है कि नहीं, और अगर निष्कर्ष है तो आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, और अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण है तो पाठक के लिए संदेश क्या है, और अगर पाठक के लिए संदेश है तो संदर्भ और बोध कहाँ से लिए गए और क्या आखिर में पेश किया गया। यह निबंध की विशेषता होती है। और सर ने इन 10 निबंधों में इन सब के पुट को लेकर जो कम शब्दों में, सरल शब्दों में निबंध लिखे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी और उद्धृत करने वाली पुस्तक के रूप में याद रखी जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि पुस्तक में इन चीजों को लिया गया है। 10 निबंध हैं, 10 शीर्षक हैं। एक सबसे पहला है, जो मैंने पहले ही कहा कि हिंदी का वैश्वीकरण। हम सब जानते हैं कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से अपनी हिंदी तृतीय स्थान पे है, लेकिन उसके बावजूद अपने भारत में हम हिंदी को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे अगर जापान में जाना है तो जापानीज सीखनी पड़ेगी, चीन में जाना है तो चाइनीज मैंडोरिन सीखनी पड़ेगी, तो अपने भारत में ही क्यों नहीं है कि हमें हिंदी भी सीखनी है या हिंदी के साथ अन्य भाषा सीखनी है। जितने हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हैं सब अनेकों भाषाओं के जानकार थे। उनकी अरबी, फारसी, फ्रेंच, रशियन, अधिकतर भाषाओं के वो जानकार रहे हैं। अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेके बात करूं तो, चूंकि मेरे गुरुदेव बैठे हैं इसीलिए मैं कम बोलूंगी, क्योंकि बाकी सब सर को ही बोलना है। तो इन निबंधों के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगी। तो किसी भी भाषा का जो वैविध्य होता है वो रचनाकार के अपनी व्यक्तिगत सोच पे संप्रेषित करता है। जब सर लिखते हैं, उन्होंने अपने प्राकथन में लिखा हुआ है, वो उद्देश्य को उद्घाटित कर देता है। मैंने उसी किताब से जब पढ़ा इस प्राकथन को तो मुझे समझ में आया कि आखिर इस पुस्तक को हम तक सौंपने का क्या अभिप्राय रहा होगा, उद्देश्य क्या रहा होगा। वो लिखते हैं कि जन जन के मन से सृजित उपायों को संतुलित समन्वय नैसर्गिक रूप से जनग्राह्य होता है, अर्थात जो कुछ संतुलन में है वही लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वही लोग लेते हैं। और उसको ध्यान में रख के इन्होंने उन्हीं चीजों को संग्रहित किया और उसको संशोधित और संवर्धित करने का प्रयास किया है अपने इस निबंध संग्रह के लिए। और इस निबंध संग्रह के बारे में आदरणीय उषा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, उसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि जो ये किताब है, इसमें इन्होंने जो हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा है, जो उन्नयन है, जो सर्वजन हिताय को ध्यान में रख के हिंदी भाषा सतत प्रवाहशील रही है, उन तथ्यों को लिया है। उसको पुरातन साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो अनुवाद पे भी जाते हैं।
अनुवाद से आगे बढ़ते हैं तो विश्व में हिंदी का स्वरूप क्या है वहां तक जाते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या रूप है हिंदी का उसको उकेरते हैं, और उसको उकेरने के बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन तर्क शक्ति से उसको प्रस्तुत किया है। उषा ने लिखा है कि मनीष जी का हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन आपके बारे में संपूर्ण बातों को समाहित कर देती है। इसीलिए मैंने उस लाइन को लिया, क्योंकि जब कोई बड़ा जिसने अनुभव के द्वारा अपने जो पूरा जीवन है उसके द्वारा सीखा होता है, वो अगर किसी के बारे में ऐसे शब्दों वाक्यों का प्रयोग कर दे तो वो सच में हमारे लिए इनाम और पुरस्कार होता है। तो जब भाषा पे अधिकार है तो भाषा और साहित्य के बारे में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा संप्रेषणीय होगा और वो उद्देश्य के साथ उसके धरातल पर लिखा होगा। और आखिर में जो मैं कहना चाहूंगी कि आपके जितने भी निबंध हैं इस पुस्तक में, 10 के नाम मैं एक बार बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। मैंने किताब पढ़ते ही अपने कोचिंग से लेके कॉलेज में बच्चों को बता दिया, क्योंकि यूजीसी नेट से लेके जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें किताब सहायक हो सकती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी किताब है, क्योंकि इसमें सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है तथ्यों के साथ। ये तथ्य अगर नहीं होते हैं तो कुछ भी लिख दो, लेकिन तथ्य जब उसमें सम्मिलित होते हैं तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं आगे आने के लिए बहुत जरूरी किताब हो जाती है। 10 निबंध हैं। पहला है हिंदी का वैश्वीकरण, दूसरा है राजभाषा हिंदी का संक्रमण काल एवं भविष्य, उसके बाद है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण माध्यम में हिंदी की स्थिति। अब देखिए बात यहीं पे स्पष्ट हो गई कि हिंदी की स्थिति क्या है और हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। जहां पे स्थितियां स्पष्ट हो गई, क्योंकि किताबें हमें अनुभव देती हैं और जिंदगी हमें व्यवहार सिखाती है, तो दोनों का सम्मिश्रण करके इस किताब में इस शीर्षक के निबंध में सब कुछ चीजें उद्धृत की गई हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य मिथक 9 रसों में रसते हुए कैसे हम तक पहुंचे हैं, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो रीतिकाल हो या आधुनिक काल से लेकर सिनेमाई दुनिया तक कैसे मिथक बदले हैं, कैसे उनमें बदलाव हुआ है। उन मिथकों को संदर्भित करते हुए मनीष जी ने इस किताब में अपनी बात को प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही विचारणीय और स्मरणीय चीजें हैं। क्योंकि मिथकों को लेके रखना और उनको तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना ये बहुत गहराई की बात होती है। उसको सभी लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन तथ्यों को लेते हुए लिखना ये बहुत ही मुश्किल और एक तथ्य वेदता के लिए जरूरी है। वो लोग उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है इसमें। उसके बाद इंटरनेट युग में हिंदी की स्थिति क्या हुई है, कैसे कलमकारों ने क्या क्या कहा है, उसमें दुष्यंत कुमार जी को कोट करते हुए सर ने बहुत ही बेहतरीन चीजों से प्रस्तुत किया है। फिल्मी गानों को लिया है, हिंदी का प्रारूप दिखाया है, और उसके बाद उन्होंने जो ग्राह्यता है अपनी हिंदी की है वो कैसे हो सकती है, हम कितना उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसके साथ विश्लेषित किया है। तो आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितने लोग इस सभा में उपस्थित हैं और जितने गुरुजन हैं, जो मनीषी जन हैं, उनके आशीर्वाद से ये किताब आने वाले समय में जब भी कोई शोध होगा, जब भी हिंदी साहित्य और भाषा पे कोई बात होगी तो संदर्भित जरूर की जाएगी। और इसके लिए मैं सर को शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ ऐसे सुंदर विचारणीय और तथ्य गर्भित पुस्तक को लिखने के लिए। एक बार सर आपकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई, और अगर कोई क्षमा है, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। गागर में सागर भरने का कार्य आपने बहुत सुंदरता के साथ किया। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कम शब्दों में सारी बातों को, सारे तथ्यों को रख देना, यही एक वक्ता का कार्य होता है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपकी द्वितीय कृति है प्रकृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव। मैं 2 पंक्तियां जरूर दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा जो मनीष जी ने कही है इस कृति के विषय में। मेरा यह निबंध संग्रह समर्पित है प्रकृति, वनों एवं वन्य जीव के अस्तित्व में विद्यमान उन समस्त तत्वों को जो प्रायः मानव को मोहित, विस्मित तथा सम्मोहित करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मानव मन को मोहित, विस्मित और सम्मोहित करते हैं। हमारी प्रकृति ऐसी ही अद्भुत है। उस प्रकृति पर अनेक अनेक आयामों से
आप मंजू सक्सेना जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और अपनी बात कहें। मंजू सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां। मां शारदे को नमन करते हुए और सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य बंधुओं, साहित्यकारों, विद्वानों को का हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। और तदोपरांत आज के इस समारोह के नायक हमारे आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी 4 पुस्तकों के लोकार्पण पर, और उनकी कर्मठता, उनकी लगन, उनकी मेहनत को बहुत बहुत साधुवाद है कि 1 दशक के अंतराल में उन्होंने विभिन्न विधाओं में, यहाँ तक कि 2 भाषाओं में भी, हिंदी और अंग्रेजी में, और विभिन्न विषयों पर 30 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना ही, सुधा जी ने बताया कि उनके हर विषय, हर पुस्तक का हर विषय पृथक पृथक है एक दूसरे से, और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ज्ञानवर्धक है। तो उसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देती हूँ। अब पर मैं साथ ही मनीष जी से एक क्षमा भी मांगती हूँ कि उनकी इतनी ज्ञानवर्धक पुस्तक जो मुझे मिली है जिस पर बोलने के लिए, उस पर कुछ कम शब्दों में बोलना, इतना कम समय है। इस पुस्तक का शीर्षक है प्रकृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, जो कि अगर हम ध्यान से देखें तो शीर्षक का हर शब्द एक अपने आप में ही बृहद और ज्वलंत विषय है, जिस पर देश में ही नहीं, हमारे विदेशों में भी निरंतर शोध कार्य चल रहा है। और इन्हीं शोध कार्यों का संदर्भ लेकर मनीष जी ने हर विषय पर, ये 4 विषयों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। तो इस 208 पन्ने की इस पुस्तक को, जिसमें कि 4 विषय इतने विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं, उनको समेटे हुए उस एक पुस्तक पर बोलना कुछ कम शब्दों में ऐसा ही है जैसे सागर को अंजुरी में भरना। तो सबसे पहले मैं अब मनीष जी के पुस्तक पर ही आती हूँ। एक पुस्तक के नाम के अनुसार इनका जो पहला अध्याय में ही बहुत अच्छी बात मुझे जो पसंद आई, और ये सबको ही पसंद आएगी, कि जन साधारण को समझने के लिए मनीष जी ने वनों से संबंधित हर शब्द, जैसे प्रकृति, पर्यावरण, प्रदूषण, प्रदूषक, वृक्ष, जैव विविधता आदि आदि को बहुत विस्तार से परिभाषित किया है। साथ ही वन, पशु और वन्य जीव का अंतर भी समझाया है, ताकि पाठकों को किसी शब्द को लेकर कोई भ्रम ना हो।